आज का जो टॉपिक है वो है इंटेंट। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कि हमने एमफिल किया है, हमने पीएचडी किया है, लेकिन हम फिर भी बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे ना, उन्होंने जो हायर डिग्रियां ली, हायर कोर्सेज किए, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि जब व्यक्ति डिफरेंट डायरेक्शंस में डिग्रियां कलेक्ट करता है, जैसे कभी एलएलबी किया, कभी एमबीए किया, कभी बीएड किया, कभी एमए साइकोलॉजी किया, बेसिकली इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे जाना कहाँ है। अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं तो क्रिमिनल केसेस को लंबा खींचने की एक कोशिश एक क्रिमिनल लॉयर हमेशा करता है। कोर्ट सज़ा देते हुए किसी अपराधी को ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन देता है अपनी जजमेंट में कि उस अपराधी का इस क्राइम को करने का इंटेंशन था। बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एलएलबी करने के बाद अगर आप लाइफ में सेटल नहीं हुए तो आप ये सोचते हैं कि कल जब मैं सेटल होऊंगा, मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो गैप आया है 2-3 साल का, इस गैप को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने लॉ जिन्होंने ढंग से नहीं किया, एज ए टाइम पास किया, या ऐसे ही डिग्री लेने के लिए एलएलबी कर लिया, उनको लॉ में विजन ही नहीं दिखाई देता, उनको लॉ में करियर ही नहीं दिखाई देता, उनको लॉ में स्कोप ही नहीं दिखाई देता। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है इंटेंट। यानी कि वकालत में जब बहुत सारे केसेस एक एडवोकेट डील करता है तो वो देखता है कि जो केसेस उसके पास आते हैं वो किस इंटेंशन के साथ क्लाइंट लेके आता है, और किसी क्राइम को करने के पीछे किसी एक्यूज्ड का क्या इंटेंशन था। और अगर आप क्रिमिनल लॉ में डीप डाइव भी करेंगे, क्रिमिनल लॉ को डिटेल में एग्जामिन भी करेंगे, तो इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। कोर्ट सजा देते हुए किसी अपराधी को ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन देता है अपनी जजमेंट में कि उस अपराधी का इस क्राइम को करने का इंटेंशन था। यानी कि इंटेंशन एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन की कोर से आती है, आपके मन की कोर से आती है। यानी कि इंटेंशन को हम नीयत भी कह सकते हैं, इंटेंशन को हम मंशा भी कह सकते हैं कि क्राइम करने वाले की मंशा क्या थी। हालांकि इंटेंशन और मोटिव में अंतर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोटिव का मतलब है कि उसको एक पर्टिकुलर एक्ट करने के बाद अचीव क्या होगा, और इंटेंशन का मतलब है कि जब कोई कार्य किया जाता है तो बिगिनिंग में यानी कि इंटेंशन होती है, और उस इंटेंशन के बाद इंसान प्रिपरेशन करता है, और प्रिपरेशन के बाद वो जिस टास्क को करना चाहता है वो एग्जीक्यूट करता है। और क्राइम भी इसी तरीके से होता है। पहले क्राइम करने की इंटेंशन पैदा होती है, मैलाफाइड इंटेंशन जिसको बोलते हैं कि मुझे किसी का नुकसान करना है। फिर इंसान नेसेसरी प्रिपरेशन करता है कि ये जो मुझे काम करना है, जो क्राइम करना है, इसको करने के लिए मुझे किसी वेपन की रिक्वायरमेंट है या किसी कॉन्स्पिरेसी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इंटेंशन डेवलप हुआ, कॉन्स्पिरेसी डेवलप हुई, प्लानिंग डेवलप हुई, प्रिपरेशन डेवलप हुई, और उसके बाद क्राइम का एग्जीक्यूशन आया। तो ये क्राइम की सारी स्टेजेस हैं लॉ में। लेकिन इंटेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम लॉ को हटा भी दें, क्रिमिनल लॉ की हम बात ना भी करें, तो भी हमारी बेसिक जिंदगी में इंटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये सारी बातें मैं अपने इस वीडियो में लूँगा वन बाय वन। मैं लॉ से शुरू करता हूँ और इसको हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, रूटीन लाइफ है, उसमें इंटेंशन का क्या महत्व है और इंटेंशन कैसे हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इंडिया में मोर देन 50% केसेस जो फाइल होते हैं वो जीतने के लिए फाइल नहीं किए जाते, न्याय लेने के लिए फाइल नहीं किए जाते। वो इस इंटेंशन के साथ फाइल किए जाते हैं कि दूसरी पार्टी पर प्रेशर कैसे इंपोज किया जा सकता है। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं वो केसेस को लिंगर ऑन करते हैं, लंबा खींचते हैं। और कहीं ना कहीं जब वकालत के अंदर क्रिमिनल प्रैक्टिस की बात की जाती है तो वहाँ भी एक सजेशन दिया जाता है कि क्रिमिनल लॉ को लंबा ही चलना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा क्रिमिनल केस खींचेगा, कंप्लेनेंट का जो मोरल था वो डीमोरलाइज होगा, विटनेसेस की जो मेमोरी थी वो फेड होगी, और धीरे धीरे उन सब चीज़ों का बेनिफिट कहीं ना कहीं एक्यूज्ड को एक वक्त के बाद मिलता है। क्योंकि ज़्यादा समय बीतने के बाद, लंबा केस चलने के बाद जब गवाह गवाही देने आते हैं तो उनकी गवाही के अंदर कंट्राडिक्शंस आ जाती है। उनको तारीखें याद नहीं होती, समय याद नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें, और इन सब का जो बेनिफिट है एक्यूज्ड को मिल जाता है। तो जब से कानून बना है, जब से क्रिमिनल केसेस दुनिया के अंदर चल रहे हैं,
और अगर मैं खाली इंडिया की बात करूं तो क्रिमिनल केसेस को लंबा खींचने की एक कोशिश एक क्रिमिनल लॉयर हमेशा करता है। अब जैसे कुछ एफआईआर्स को डायरेक्टली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, एफआईआर क्वेश्चन उसे बोलते हैं, और अगर किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस कन्विंस हो जाएं, क्वेश्चन पिटीशन फाइल की है किसी ने और उस क्वेश्चन पिटीशन में स्टे मिल गया, यानी कि जो ट्रायल के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसका स्टे हाई कोर्ट ने दे दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और अब इस केसेस का बाद में नंबर नहीं आता बहुत सारी स्टेजेस में, यानी कि केस की टर्न ही नहीं आई या किसी न किसी वजह से डेट्स लगती रही तो केस बहुत लंबा खिंच जाता है और 4 से 5 साल भी कई बार चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो एफआईआर क्वेश्चन पिटीशन डाली थी उसमें जो स्टे था वो 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल चला, लेकिन 5 साल बाद वो पिटीशन डिसमिस हो गई। अब यहां देखिए ट्रायल फिर से चला, यानी कि अब ट्रायल को कंक्लूड होने में 5 साल का डिले हो गया। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका एक्यूज्ड को मिलेगा। और जब हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से किसी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स का स्टे हो जाता है ना, तो कंप्लेनेंट डीमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि एक तो कंप्लेनेंट को वकील हायर करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे जाके, एक जो विटनेसेस था उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन था कंप्लेनेंट का, वो कोऑर्डिनेशन भी कमजोर हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस इस इंटेंशन के साथ फाइल किए जाते हैं इंडियन कोर्ट्स के अंदर कि भले ही उन केसेस को जीता ना जा सके, लेकिन उन केसेस की वजह से अपोजिट पार्टी पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके और उस प्रेशर की वजह से एक जो डिस्प्यूट था वो सेटल किया जा सके कोर्ट से बाहर। कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में क्या है कि कंप्लेनेंट को कुछ पैसे ऑफर कर दिए जाते हैं जिससे वो अपने बयान बदल दे। अभी अभी क्राइम हुआ है तो कुछ महीने तक कंप्लेनेंट के अंदर मोराल बना होता है कि वो पैसे लेके समझौता नहीं करेगा, लेकिन जब केसेस लंबे चले जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं केस को चलते चलते, तो एक वक्त के बाद कंप्लेनेंट को, विक्टिम्स को भी ये रियलाइज होने लग जाता है कि भैया पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लें, अदरवाइज केस तो पता नहीं 10 साल और चलेगा। तो इन सब चीजों का जो बेनिफिट है एक्यूज्ड को मिलता है। तो जो इंटेंशन है, चाहे वो केस फाइल करने के पीछे हो, चाहे इंटेंशन हो कि प्रेशर इंपोज करना है, चाहे इंटेंशन है कि हमें ट्रायल को डिले करना है, तो बहुत सारी इंटेंशंस डे टू डे लाइफ में, चाहे वो वकालत का डोमेन हो, चाहे वो हमारी निजी जिंदगी का डोमेन हो, हमारे हर एक्शन के पीछे, हमारे हर कर्म के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन रहती है। जैसे मैं अगर लॉ के फील्ड से बाहर की बात भी करूं, तो जैसे बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे कि हमने एमफिल किया है, हमने पीएचडी किया है, लेकिन हम फिर भी बेरोजगार हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे ना, उन्होंने जो हायर डिग्रियां ली, हायर कोर्सेज किए, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, जब ये आपको रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो लोग हैं ये डिग्रियां लेने के बाद भी इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल क्यों नहीं किए, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मुझे कहने लगा कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूं लॉ करने के बाद पिछले 3 साल से, और मैंने एलएलएम में भी एडमिशन लिया हुआ है। तो मैंने कहा आपने एलएलएम में एडमिशन क्यों लिया? तो उस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि बीच में गैप आ रहा था एलएलबी करने के बाद, यानी कि उस गैप को कवर करने के लिए मैंने एलएलएम किया। अब यहां पे होता क्या है कि जैसे बीए करने के बाद अगर किसी की नौकरी लग गई तो बहुत सारे लोग एमए नहीं करेंगे, बीएससी करने के बाद किसी को जॉब मिल गया तो बहुत सारे लोग एमएससी नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एलएलबी करने के बाद अगर आप लाइफ में सेटल नहीं हुए, तो आप ये सोचते हैं कि कल जब मैं सेटल होऊंगा, मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो गैप आया है 2-3 साल का, इस गैप को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेता हूं। यानी कि जो ये हायर डिग्री आपने की, ये हायर एजुकेशन जो आपने ली, इसके पीछे पर्पज क्या था? उस गैप को खत्म करना। आपको उस फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं करना था, आपको हायर एजुकेशन करके बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना था उस चीज को लेके, तो आपको सिर्फ गैप कवर करना था, तो रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अब जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, एक वकील एलएलबी करता है और वकालत शुरू कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी एलएलबी की हुई है, हाई कोर्ट के जजेस ने भी एलएलबी की हुई है, उनके जो रीडर हैं वो भी एलएलबी पास हैं। तो जब सिर्फ एलएलबी करके एक व्यक्ति को यह दिख सकता है कि लॉ की फील्ड में मैं कितना आगे जा सकता हूं, तो वो व्यक्ति सिर्फ एलएलबी के दम पे, ग्रेजुएशन के दम पे लॉ में बहुत हाई अचीवमेंट्स लीगल फील्ड में प्राप्त कर सकता है।
और बहुत सारे लोगों ने लॉ जिन्होंने ढंग से नहीं की या एज ए टाइम पास किया या ऐसे ही डिग्री लेने के लिए एलएलबी कर लिया, उनको लॉ में विजन ही नहीं दिखाई देता, उनको लॉ में करियर ही नहीं दिखाई देता, उनको लॉ में स्कोप ही नहीं दिखाई देता, तो वो क्या करेंगे, एलएलबी करने के बाद कभी एलएलएम करेंगे, कभी बीएड करेंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं। और बहुत सारे एडवोकेट्स के विजिटिंग कार्ड पे आपने लिखा भी देखा होगा कि एलएलबी, एमबीए, बीएड। बेसिकली मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि जब व्यक्ति डिफरेंट डायरेक्शंस में डिग्रियां कलेक्ट करता है, जैसे कभी एलएलबी किया, कभी एमबीए किया, कभी बीएड किया, कभी एमए साइकोलॉजी किया, बेसिकली इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे जाना कहाँ है। तो ये जो डिग्रियां की जाती है ना, इनके पीछे इंटेंशन कुछ और होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग पीएचडी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो डॉक्टर लिखा जाए, यानी उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। इंटेंशन सिर्फ डॉक्टर लिखवाना है, लेकिन पीएचडी में रिसर्च का उनका लेवल क्या है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। अब जैसे मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे एक बच्चे ने डिप्लोमा किया फंक्शनल ट्रांसलेशन में, या डिप्लोमा इन चाइनीज किया, डिप्लोमा इन फ्रेंच किया, और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ किया। वन ऑफ द मतलब उसको इसमें विजन दिखाई दे रहा था कि अगर मैं डिप्लोमा कर लूं तो मैं कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा और मुझे इसी लाइन में जाना है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं, या जो ऐसे लोग जो सिर्फ डिप्लोमास करते हैं किसी स्किल्ड फील्ड में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे ट्रांसलेशन का डिप्लोमा अगर हम लगा लें, तो ये लोग आपको एम्बेसीज में जॉब में मिल जाएंगे। ये आपको किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रांसलेटर मिल जाएंगे। और एक एमए किया हुआ हिंदी से, पीएचडी किया हुआ हिंदी से आपको हो सकता है अनएम्प्लॉयड मिले, क्योंकि वो डिग्रियां उस इंटेंशन के साथ, उस विजन के साथ नहीं की गई थी। तो इंटेंशन आपका विजन तय करती है, आप किस इंटेंशन के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये तो मैंने पढ़ाई की बात की। अब सेकंड हमारा जो डोमेन है, एक मैरिड लाइफ को भी मैं इंटेंशन से जोड़ता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, और आईएएस का एग्जाम जब नहीं क्लियर हो रहा था तो धीरे धीरे फिर वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करने लगा। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का उसने एग्जाम दिया। उम्र भी उसकी अराउंड 30 के आसपास हो चुकी थी। और ये जब एग्जाम दिया उसने, तो इन बिटवीन घर वालों ने उसका रिश्ता कर दिया एक लोकल फैमिली से, एक सिंपल फैमिली से, जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे। एक सिंपल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से की जो लड़की थी, उनसे उनका रिश्ता कर दिया गया। फ़ोन पे बातें होनी शुरू हो गई। 2-3 महीने उन्होंने बातें की फ़ोन पे। अब उस लड़के का जब रिजल्ट आया तो वो गवर्नमेंट जॉब लग गया। अब जब गवर्नमेंट जॉब लग गया, चाहे वो क्लास 2 जॉब थी या क्लास 1 जॉब थी, व्हाटएवर, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और फिर वो रिश्ता किया किसी गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की से। तो यहां पे जो इंटेंशन थी, प्रायोरिटी थी, वो ये था कि जिस लड़की से मैं शादी करूं वो कमा के लेके आए, वो अर्निंग हैंड होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो बेसिकली इंटेंशन जब ऐसी थी, तो जब आपकी शादी उस कमाने वाली लड़की से हो जाएगी तो वहां प्रेम डेवलप नहीं होगा, प्यार डेवलप नहीं होगा, क्योंकि पर्पज लव नहीं था, पर्पज अटैचमेंट नहीं था, पर्पज प्रेम नहीं था। पर्पज था कि कमाने वाली लड़की आएगी तो घर में पैसा आएगा। तो जिंदगी में जब हम किसी इंसान से जुड़ते हैं, उस जुड़ने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, पर्पज क्या है, तो वो रिश्ता वहीं तक चलेगा। वो रियल में आपके लिए मिठास लेकर नहीं आएगा। तो इंटेंशन आपकी जिंदगी में हर जगह काम करती है। कुछ भी आप काम कर लें, उसके पीछे इंटेंशन जरूर मिलेगी, और वो इंटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैसे ही रिजल्ट फलीभूत करती है। अब मैं एक एग्जांपल और आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे एक वकील के पास एक क्लाइंट आता है, और जो वकील ने फीस मांगी, उसके पास उतने पैसे देने के लिए सफिशिएंट पैसे हैं, लेकिन उसकी नीयत यह है, उसकी इंटेंशन यह है कि मैं एक बार में सारे पैसे नहीं देना चाहता। या वो बार्गेन करने लगता है, पहले फीस को कम करवाता है और फिर कम हुई फीस को इंस्टॉलमेंट्स में तब्दील करवाता है, और किसी ना किसी तरीके से फीस में ब्लॉकेज क्रिएट करता है कि आज देंगे, कल देंगे, एक बार ऑर्डर होने दो उसके बाद देंगे। और पैसा उसके पास है, लेकिन वो डेलिबरेटली देना नहीं चाहता।
तो यहाँ पे इंटेंशन थी जो वो नेगेटिव थी। और मैंने अपनी खुद की वकालत की जर्नी के अंदर ये देखा है कि अगर किसी क्लाइंट की इंटेंशन ठीक नहीं है ना, उसका केस कितना भी अच्छा हो, वो सही बेंच पे नहीं लगता, या फिर उसके कुछ ना कुछ उसके केस में नेगेटिव हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड केस में भी कई बार रिजल्ट नहीं आते। और मैंने देखा है ऐसे क्लाइंट्स जो बिल्कुल इनोसेंट क्लाइंट्स थे, जिन्होंने अपने एडवोकेट पे पूरा ट्रस्ट किया, जिन्होंने अपने अटॉर्नी पे पूरा ट्रस्ट किया और फीस भी टाइम पे दी और कहा कि वकील साहब हमें आप पे पूरा भरोसा है, हमें गॉड पे पूरा फेथ है, आप बेहतरीन करेंगे हमारे केस में जो भी करेंगे। और मैंने देखा है कि ऐसे केसेस जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो, मतलब लगता था कि रिजल्ट नहीं आएगा, कमजोर केसेस थे, वहां भी कुछ ना कुछ लॉ लेट डाउन हो जाता है, कुछ ना कुछ नई चीजें निकल कर आ जाती हैं। तो बेसिकली एडवोकेट के इंटेंशन, क्लाइंट के इंटेंशन, ये सारी चीजें जो केस का सफर होता है ना, उसमें काम करती हैं। किस इंटेंशन के साथ वो केस लिया गया, किस इंटेंशन के साथ वो केस दिया गया, क्लाइंट की इंटेंशन, एडवोकेट की इंटेंशन, ये सारी चीजें केस के रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जिंदगी में ना हम बहुत बार एक दूसरे से पैसे उधार लेते हैं या देते हैं, लेकिन आजकल समाज का ताना बाना खराब हो चुका है। ये कहा जाता है कि पैसा जिस रफ्तार से जाता है, दिया हुआ पैसा उस रफ्तार से नहीं आता। आप ये देखिए कि मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ पैसे उधार लिए और जब आप वो पैसे मांगते हैं, वो व्यक्ति अपना तो फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा हुआ है पैसे, लेकिन आपके पैसे टाइम पे नहीं दे रहा, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक क्लाइंट मेरे मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना 6 लाख रुपया किसी रिलेटिव को दिया और जब उनको कोई ज़रूरत थी पैसे की, तो उन्होंने जब वो 6 लाख रुपए मांगा तो उनके रिलेटिव ने उनको कहा कि यार हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट ने अपने रिलेटिव से कहा कि ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मुझे पैसा ब्याज पे लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना काम तो करना ही है, तो जो ब्याज पे पैसा मैं लूंगा उतना ब्याज आप मुझे दे देना। तो उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने तुरंत उनका पैसा दे दिया जब ब्याज की बात आई। तो बेसिकली आप ये देखिए कि पैसे देने का मतलब क्या है आज के समय में रिलेशनशिप में, कि आप अपना रिलेशन ही खराब कर लोगे। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया है ना, तो वो 50,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा, ज्यादातर केसेस में वो 5-5 हजार करके आएगा और बीच में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा बाद में। बेसिकली इंटेंशन आदमी की पर्सनैलिटी का पार्ट है। इंटेंशन बताती है कि आदमी की पर्सनैलिटी क्या है। तो इंटेंशन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्तों को बनाने में महत्वपूर्ण है, रिश्तों में मिठास लाने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे केसेस को प्रोग्रेसिवली डील करने के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे केसेस के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लाने के लिए इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो एक शब्द ये छोटा सा है इंटेंशन, क्योंकि जैसे ही हमारी इंटेंशन होगी वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस भी होगा। थॉट प्रोसेस और इंटेंशन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो आई थिंक मेरा ये छोटा सा वीडियो मैंने समझाने की कोशिश की कि इंटेंशन क्या होती है, मंशा क्या होती है, और इंटेंशन हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल कैसे अदा करती है, कैसे निभाती है। तो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, यू विल लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।